हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार वापस से स्वागत है। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ा दिया था, जिसके 5 पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 द्वितीयक क्रियाएं पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के रूप में जानते हैं। खूब व्याख्यान किया हुआ है बच्चों। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम उत्पाद को मैन्युफैक्चर करके यानी विनिर्माण के माध्यम से एक तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने बहुत सारे आपने बात कर ली थी, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना, जैसे कपास है तो कपास से हम क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। लो धातु है तो लो धातु से अपन क्या बना रहे हैं, औजार या फिर मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पहले हम एक बार मैन्युफैक्चरिंग की जो परिभाषा है उसको जान लेंगे। किसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग? विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को प्रसंस्करण अर्थात मशीन और औजारों से गुणों में परिवर्तन कर तैयार माल यानी कृत्रिम सामग्री में बदल दिया जाता है। तो जैसा मैंने लेक्चर में कहा था, उसी आधार पे है कि प्राकृतिक उत्पादों को अपन प्रसंस्करण के माध्यम से, प्रसंस्करण किसके माध्यम से, मशीन या फिर औजार हो सकते हैं, उनके माध्यम से हम उनके रूप और गुणों में परिवर्तित कर देते हैं और एक नई सामग्री में हम इसको बदल दिया करते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कपास से कपड़े का निर्माण करना। कपास है और हमने क्या बना दिया, मशीनों के माध्यम से कपड़ा बना दिया है। फिर जैसे गेहूं है, गेहूं से हमने क्या बना दिया है, बिस्किट बना दिया है। धातु से औजार बना दिया है, हथियार बना दिया है या फिर अन्य प्रकार के उपकरण बना दिए हैं। इसी तरह से इसमें नोट करके ये चीज याद रखनी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तृतीयक विश्व। अब देखो, तीसरे विश्व की बात की जा रही है कि तृतीयक विश्व के अधिकांश देश विनिर्माण जैसी गतिविधियों में संलग्न है। तीसरा विश्व किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है तीसरे विश्व का मतलब है ऐसे विश्व जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। क्लियर? जैसे अफ्रीका और एशिया के देश, इन देशों में मैक्सिमम रूप से विनिर्माण जैसी गतिविधियां ज्यादा की जाती है। इसी वजह से इनको तृतीयक देश के रूप में हम वर्तमान में जान रहे हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपन जान लेंगे। देखो, ये आप लोगों के जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा, निबंधात्मक प्रवृत्ति का जो क्वेश्चन होगा, उसमें ये आपको पूछा जाता है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं। तो आपको क्रमशः पहले तो ये सब टॉपिक्स याद कर लेना है, देन इसके बाद में इनमें जो कहानी है या फिर जो डाटा है उसको आपको समझना है। कैसे? तो देखो, कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पाद की विधियां, पहली बात। दूसरा, अच्छा इसको अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यंत्रीकरण यानी मैकेनिज्म, प्रौद्योगिकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, अनियमित भौगोलिक वितरण यानी अनहेवल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अपन ऐसे इसमें पढ़ेंगे। तो क्या होता है कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां, तो जान लेंगे। देखो बच्चों, इसको समझने के लिए अपन ऐसे समझ लेंगे दो दो लाइनों में। जैसे कौशल का विशिष्टीकरण का मतलब प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, हम विनिर्माण संबंधी जो गतिविधियां करते थे उसमें हम जो हस्तशिल्प है उसका यूज किया करते थे। जैसे हम कोई टोकरी का निर्माण कर रहे हैं, तो टोकरी का निर्माण एक बार किया तो अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी बार किया थोड़ा अच्छा बनेगा, तीसरी बार किया तो टोकरी एक बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर इसी टोकरी के निर्माण में हम लोगों को ऐसे परफेक्शन आ जाएगा, पार ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ज्यादा अच्छे से हम उत्पाद को कर पाते हैं। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन ले लेते हैं। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो प्रारंभ में जो कोई बर्तन बनाता है तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, धीरे धीरे वो उसके हस्तशिल्प कला में निखार आ जाता है, देन वो मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तन कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। तो इसी को अपन क्या कह रहे हैं, कौशल का विशिष्टीकरण। तो किसी भी उत्पाद के निर्माण में कौशल का विशिष्टीकरण तब आता है जब हम एक ही प्रकार के कार्य को लगातार करते चले जाते हैं, तो कौशल में स्पेशलाइजेशन हमको प्राप्त हो जाता है। फिर यंत्रीकरण की बात करेंगे, तो यंत्रीकरण का मतलब देखो बच्चों ये है, कोई भी व्यवसाय है, विनिर्माण से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है, उसे मशीनों के माध्यम से किया जाता है, और जितनी अच्छी मशीनें होगी उतना ही हमारा प्रोडक्शन यानी उत्पाद बढ़ेगा। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं, जैसे पहले के जमाने में जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे हम लोग, तो चौक और डस्टर का यूज किया करते थे, तो डाटा लिखने में हम लोगों को ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता था, साथ ही साथ उससे होने वाली डस्ट से जो अध्यापक है उसको समस्या होती थी। फिर एक जमाना आया जब व्हाइट बोर्ड पर हम लोग पढ़ाने लगे, तो
तो हम ज्यादा डाटा इजी वे में लिखने लगे, हमें डस्ट जैसी समस्या नहीं होती थी। अब हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे सारा कंटेंट एक साथ आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, यंत्रीकरण हो रहा है, चीजों का यंत्रीकरण, जिससे उत्पादन या फिर प्रोडक्शन की जो विधियां हैं उसमें निखार आता है, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होने लगता है। तो यंत्रीकरण यानी किसी भी व्यवसाय में जो स्किल यानी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक, वो यंत्रीकरण के अंतर्गत। अब औद्योगिकीय नवाचार की बात करेंगे। प्रत्येक जो जितना भी उद्योग होगा है ना, उसमें औद्योगिकीय नवाचार यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना जरूरी है। आज जिन टेक्निक्स के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं उसमें निखार होना चाहिए ताकि ज्यादा उत्पादन हो सके। देखो यंत्रीकरण में भी यही चीज बताई जा रही है कि आपको किसी भी उद्योग के लिए क्या करना है, यंत्रीकरण के माध्यम से ज्यादा उत्पाद तैयार करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मशीनों के माध्यम से। अब इन मशीनों में ही क्या कर रहे हैं अपन, इनोवेशन कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन कर पाए। फिर संगठनात्मक ढांचा और स्थिरीकरण, तो किसी भी बड़े पैमाने के उद्योग का संगठनात्मक ढांचा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा कोई व्यवसाय है, जैसे हॉस्पिटल बना लिया है मैंने, हॉस्पिटल बना लिया है तो डॉक्टर्स की टीम अलग होगी, उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक विभाग है वो अलग होगा, हमारा जो कैशियर विभाग है या जो लेन देन करता है पैसों का विभाग, वित्तीय विभाग जिसको कह रहे हैं, वो अलग होगा, और हमारा जो फोर्थ क्लास विभाग है, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी और अन्य एम्प्लॉय जैसे गार्ड हो सकता है सुरक्षा करने के लिए, इस तरह के जो एम्प्लॉय है उनके एक अलग विभाग बना दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, संगठनात्मक ढांचा हो जाता है कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डॉक्टर्स की टीम, फिर क्लर्किकल ग्रेड एंड देन फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय। तो ये क्या होगा, हमारा स्तरीकरण, लेवलीकरण हो जाता है, जिससे किसी भी बड़े पैमाने के उद्योग को आसानी से चलाया जा सकता है। फिर अनियमित भौगोलिक वितरण को पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब हो गया विनिर्माण उद्योग में कम एरिया में ज्यादा हमें उत्पादन प्राप्त होता है, जबकि प्राइमरी एक्टिविटी में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, हमारे पास कृषि क्षेत्र बहुत सारा होता है जिसमें 10-20 लोगों को ही रोजगार मिलता है, लेकिन इधर विनिर्माण उद्योग में क्या होगा, कोई कंपनी या फैक्ट्री है उसमें 1500 वर्कर्स, केवल 500 वर्ग गज के एरिया में 1500 जो वर्कर्स है वो काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो इन्हीं को अपन एक एक 1 बाय 1 पढ़ भी लेते हैं, जैसे विशेषताओं का विस्तृत विवरण, कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां। सामान्यतः शिल्प उत्पादन का कार्य हाथ से किया जाता है जिसमें लागत ज्यादा आती है, परंतु वृहद स्तर पर उत्पादन मशीनों के माध्यम से किया जाता है जिससे कारीगरों को कौशल विशिष्टीकरण प्राप्त होता चला जाता है। यही डाटा आपको इसमें लिखना है। फिर यंत्रीकरण क्या होता है, जैसे मैंने लेक्चर में समझाया था, यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, जिसमें स्वचालित मशीनें प्रमुख है। अपने आप ही जो प्रोडक्शन है वो मशीनें करती जाए, ऐसी मशीनों का हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा टेक्निक का यूज हमें करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब हो गया है, प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकास मान के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों को निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने में महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए बच्चों, डाटा में तो ये कहा गया है प्रौद्योगिकी नवाचार में हमें कम से कम जो प्रदूषण है वो करना है, टेक्निक का ज्यादा से ज्यादा यूज, कम समय में ज्यादा मटेरियल तैयार करना है और कम से कम पोल्यूशन होना चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब हम हमारे टेक्नोलॉजी में नवाचार करते चले जाएंगे। ठीक है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण, इसके अंतर्गत निम्नलिखित जटिल प्रौद्योगिकी आती है, जैसे श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन कर लेना। तो श्रम का विभाजन कर देंगे तो कम प्रयास में हम ज्यादा उत्पाद तैयार कर पाएंगे। जैसे फिर इसमें संगठनात्मक ढांचा में अधिक पूंजी का निवेश होता है, इसके सब टॉपिक है पाठ्य पुस्तक में, ऐसा का ऐसा डाटा शामिल है जो आपको भी लिखना है बेटा आंसर राइटिंग में। बड़ा संगठन होता है, फिर प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होता है, जैसे मैंने लेक्चर में बताया था कि संगठनात्मक ढांचा अगर बनाएंगे, किसी कोई बड़ा उद्योग लगाएंगे तो उसमें अधिक पूंजी, जैसे हॉस्पिटल हमने बनाया तो बहुत बड़ा रकम पैसा चाहिए, हमें पूंजी चाहिए, बड़ा संगठन होगा, हॉस्पिटल बनाएंगे ऐसे तो चलेगा नहीं, तो बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा एंड देन उसका लेवलीकरण करेंगे, है ना, कि उच्च विभाग पे एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डॉक्टर्स की टीम, इस तरह से करके। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। अनियमित भौगोलिक वितरण की बात कर रहे थे, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये पूछा जाएगा आपके अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन में। विश्व के विनिर्माण
गतिविधियों के प्रसार में भारी विविधता देखने को मिलती है। विश्व के कुल स्थल भाग के 10% से भी कम भूभाग पर विनिर्माण गतिविधियां प्रचलित है। तो इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे बेटाओ। ऑल ओवर वर्ल्ड के केवल 10% भाग पर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसी गतिविधियां करते हैं। जबकि होता क्या है, कम एरिया में ज्यादा लोगों को रोजगार कहाँ मिलता है, तो विनिर्माण में मिलता है बच्चों। लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी में अपन इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट देखेंगे कि एक बड़ा एरिया होगा, उसमें 10-20 लोगों को रोजगार और उनकी ही जरूरतें पूरी होती है। तो 10% से भी कम भूभाग पर विनिर्माण गतिविधियां प्रचलित है, जबकि उत्पादन में विनिर्माण अधिक दिखाई देता है। और इसके विपरीत कृषि क्षेत्र में आज भी अधिक लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि विकास के अनुरूप नहीं है। सही बात है। तो विकास के अनुरूप कब होगा बच्चों? विकास के अनुरूप तब होगा जब हम प्राइमरी एक्टिविटी को छोड़कर सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। और अगर हमारे देश में सेकेंडरी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो हमें अब अगला कदम क्या बढ़ाना पड़ेगा, तृतीयक गतिविधियों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तब तो वो विकास के अनुरूप है, अदरवाइज वो विकास के अनुरूप नहीं होगा। उदाहरण के लिए देख लेंगे, ये उदाहरण आपका पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है, इसको समझ लेंगे कि अमेरिका में खेत है। अमेरिका के एक खेत में जो कृषि फार्म है 2.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 10-20 लोग या श्रमिकों को कार्य प्राप्त होता है। जबकि फैक्ट्री की कंडीशन क्या है, 2.5 वर्ग किलोमीटर में उतने ही क्षेत्र में 100 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो ये बात सही है। 2.5 वर्ग किलोमीटर का एक खेत होगा, उस खेत में केवल 10 या 20 लोगों को रोजगार या 10 या 20 लोगों की जरूरतें पूरी होती है। लेकिन सोचो उसी जमीन पर यानी 2.5 वर्ग किलोमीटर एरिया पर अगर कोई फैक्ट्री का निर्माण करे, कोई कंपनी का निर्माण करे, कोई कारखाना बना दे, तो उसमें कितने श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है, तो 100 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलेंगे। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है जिनकी विशेषताओं की बात करेंगे कि उद्योग किस प्रकार से है ना प्रभावित होते हैं, इनकी विशेषताएं हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो अपन ये भी जान लेंगे कि किसी भी कंटेंट की विशेषताएं पूछी जाती है तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें शामिल की जाती है। किसी चीज की लाभ हानि पूछी जाती है तो उसमें आपको लाभ और हानि को अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। विशेषता में लाभ हानि या फिर उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम एक साथ पढ़ते हैं अपन, ये बात ध्यान रखना। तो इधर उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाली विशेषताओं को पढ़ेंगे अपन। तो विशेषताओं में हो सकता है कुछ चीजें नेगेटिव भी हो, तो इसको यहाँ पे समझेंगे। उद्योगों की विशेषताएं, उद्योगों का वर्गीकरण, तो इसकी स्थिति को प्रभावित करने विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं, उद्योगों का वर्गीकरण और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जा रही है कि कौन से कारक है जिससे, कौन से फैक्टर्स है जिससे हमारे उद्योग प्रभावित होते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा। बाजार, देखो फर्स्ट कंटेंट है इसमें बाजार तक अभिगम्यता। इसका मतलब कोई भी व्यवसाय, देखो इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में हम ये पढ़ सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय अगर हम स्थापित कर रहे हैं तो उस व्यवसाय की सफलता के कौन से फैक्टर्स हमें प्रभावित करेंगे। तो पहली बात हो गई है, कोई भी व्यवसाय अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसके नियर बाई कोई मार्केट होना चाहिए या फिर कोई बाजार होना चाहिए। ऐसा होगा तो हमारा जो व्यवसाय है उसमें जो माल की जो खपत है वह स्वतः ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक दूर दराज के किसी एरिया में, जैसे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कोई व्यवसाय लगाया। एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे कोल्ड ड्रिंक का कोई कारखाना खोल दिया। अब वहां पर पीने वाले लोग ही नहीं है तो क्या कोल्ड ड्रिंक का जो कारखाना है वो चल पाएगा क्या? तो नहीं चल पाएगा। जरूरत क्या है व्यवसाय के लिए कि बाजार समीप होना चाहिए जहां माल खप सके, जहां माल की सप्लाई इजीली हो सके, लोगों की पहुंच इजी तरीके से हो सके। समझ गए? दूसरी बात, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। उद्योग उस स्थिति में चलेगा जब हमारे जो उत्पाद के जो कच्चे माल है वो हमें इजी तरीके से प्राप्त हो जाए, सरल तरीके से प्राप्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी का कोई कारखाना है। अब जैसे मान लो सरसों के तेल की रिफाइनरी है। अब अगर आसपास में सरसों का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, कच्चा माल जो सरसों का उत्पाद है वो प्राप्त ही नहीं होता है, तो क्या हमारा व्यवसाय चल पाएगा क्या? या फिर ऐसे होगा कि मैंने फैक्ट्री यहाँ पे लगाई है, देन अमेरिका से मैं सरसों मंगाऊं, तो इतनी दूर से सरसों को मंगाना भी पॉसिबल नहीं है, साथ ही साथ मंगाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो जरूरत क्या है, उद्योग कब चल पाएगा? जब
मार्केट पास में होगा। दूसरी बात कि कच्चे माल की प्राप्ति सरलता से हो जाए। क्लियर। तीसरी बात की बात करेंगे, श्रम की आपूर्ति तक अभिगम्यता। अब ये तीसरा फैक्टर है जो हमारे उद्योग को प्रभावित करेगा। कैसे? हमें आवश्यकता होती है किसी भी उत्पादन के लिए श्रमिकों की। अगर हमारे पास पैसा है, हमने स्टेब्लिश भी कर दिया है कोई कारखाना या कंपनी, लेकिन हमारे पास वर्कर्स ही नहीं है, श्रमिक ही नहीं है काम करने के लिए, तो क्या वह व्यवसाय चल पाएगा? क्या? तो वह व्यवसाय नहीं चल पाएगा। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारा व्यवसाय वहां स्टेब्लिश हो जहां पे बाजार हो, कच्चा माल सरलता से अवेलेबल हो जाए और साथ ही साथ श्रमिक हमें इजी तरीके से अवेलेबल हो जाए, ताकि हम हमारा फैक्ट्री उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से कर पाए। फिर शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, ये चौथा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा। कोई भी व्यवसाय उस स्थिति में चलेगा जब हमारे पास शक्ति के संसाधन होंगे। शक्ति के संसाधनों का मतलब क्या हो गया? जैसे ऊर्जा के साधन। अगर कोई व्यवसाय चलेगा तो क्या बिजली की आवश्यकता होगी? क्या? तो निश्चित रूप से होगी। अगर बिजली यानी शक्ति के साधन होंगे नहीं तो फिर क्या व्यवसाय चल पाएगा? क्या? तो नहीं चल पाएगा। तो जरूरत क्या होगी? शक्ति के साधन होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद में नंबर 5, परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर परिवहन और संचार के साधन नहीं है तो आपका उत्पाद धरा का धरा रह जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा। देन कम्युनिकेशन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों कि तुरंत उत्पाद तैयार हुआ, देन हमने ये जज कर लिया कि किसी एक्स स्थान पे या फिर वाई स्थान पे इस उत्पाद की आवश्यकता है, तो तुरंत हमने फोन पे बात करी, ईमेल के जरिए बात करी और हमने आवश्यकता के अनुसार हमारे उत्पाद को कम्युनिकेशन के जरिए जरूरत को जानकर हमने उसका परिवहन करवा दिया। तो जरूरत होगी परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक पहुंच की, तभी हमारा कोई व्यवसाय अच्छी तरीके से चल पाएगा। फिर सरकारी नीति। कभी कभी क्या होता है, किसी देश में सरकारी नीतियां भी ऐसी जटिल होती है कि कोई व्यवसाय या उत्पादन की कोई इकाई हमने स्टेब्लिश कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आप ये उत्पादन नहीं कर सकते, या फिर उत्पादन के लिए आपको इतनी क्या कहते हैं लाइसेंस प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा, जो कि सामान्यतः किसी उद्योगपति के लिए संभव ही ना हो। तो सरकारी उद्योग ऐसा लगाए जिसमें सरकारी नीति भी उस चीज का समर्थन करे। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसके लिए सरकार सपोर्ट करती है और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसमें सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती या हमें उस उद्योग को चलाने से रोकने का प्रयास करती है। जैसे रक्षा संबंधी जो हमारे उत्पाद है उसको तैयार करने से हमें गवर्नमेंट रोकती है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, जैसे भारत में नोटों का निर्गमन करना है, नोटों को छापना है, तो क्या कोई प्राइवेट फर्म नोटों को छाप सकती है? क्या? नहीं छाप सकती है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीजों को रोकेगी। तो उद्योग ऐसे होने चाहिए जहां पर सरकारी नीति उसका समर्थन करे। क्लियर। उसके बाद में सम्मोहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता के मध्य संबंध। अब देखो बच्चों, सम्मोहन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य इकाइयों को लाभ प्राप्त होना। होगा क्या? मुख्य व्यवसाय अलग होगा और छोटी छोटी इकाइयां अलग होगी। मुख्य व्यवसाय के ऊपर ही डिपेंड करेंगे हमारे दूसरे उद्योग। कैसे? जैसे मान लेते हैं मैंने एक कंपनी फैक्ट्री लगाई जिसमें मैं कार का मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, कार का निर्माण कर रहा हूं। तो कार के निर्माण के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता होगी? मुझे टायर, जो कार को चलाएंगे टायर की आवश्यकता होगी। उस कार को कलर पेंट करने वाले अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ नट बोल्ट की आवश्यकता होगी। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे अलग प्रकार के जो उपकरण हैं उन चीजों की आवश्यकता होगी। तो टायर का कारखाना कब चलेगा? जब कार मैन्युफैक्चर या कार निर्माण उद्योग स्टैब्लिश्ड होगा, तभी तो ये टायर हम यहाँ से परचेज कर पाएंगे। तो मुख्य उद्योग से छोटे जो इकाइयां हैं उनको अगर लाभ प्राप्त होता है तो उसको हम सम्मोहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता के रूप में जानते हैं बेटाओ। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ लिया है? देखो शुरू से प्रारंभ करते हैं इसे। चैप्टर 5 पार्ट 1 था ये, जिसमें हमने विनिर्माण को पढ़ लिया है। देन हमने पढ़ लिया है बेटाओ आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, औद्योगिकीय नवाचार, संगठनात्मक ढांचा और अनियमित भौगोलिक वितरण, ये पढ़ लिया है। इसमें क्या डाटा है ये पाठ्य पुस्तक में भी लिखा हुआ है और मैंने लेक्चर में समझा दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग एक बार इस लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद में इसका डाटा क्या है, क्या चीज कहना चाह रहा है, ये आप समझ जाएंगे। फिर
विशेषताओं का विस्तृत विवरण अपन ने पढ़ लिया है, जिसमें एक एक की अपन ने डेफिनेशन जान ली है, क्या चीज है क्या नहीं है। और उसके बाद में हमने उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और विशेषताएं पढ़ी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।